बजट में 1000 अरब रुपए का झटका इस क्लॉज की वायलेशन की वजह से लग चुका है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब तक हमारे पास 23,000 से ज़ायद लोगों ने रजिस्टर किया है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत से लोग हमें जो है वो अप्रोच करते हैं। यकीनी तौर पर अब नया नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहे हैं। अगली हुकूमत अब किसकी बनती देख रहे हैं? पाकिस्तान में तब्दीली यकीनी तौर पर नजर आती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर पाकिस्तान, मैं हूँ सहरिश सुहेब। और आज की अच्छी बात, जो कि आपको पता है हमारा मामूल होता है कि हम लोग सबसे पहले एक अच्छी बात शामिल करते हैं कोट ऑफ द डे में। हज की फ़र्जियत के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हज करने वाले के लिए जन्नत है। हुजाज कराम खुदा के मेहमान होते हैं और उनकी दुआ कबूलियत से सरफराज होती है। ये नफूस हर किस्म की बुराई का खात्मा करने का अहद करते हैं, नेकियों के उसूल की जानिब एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे तो वो रब्बे कायनात की रहमतों से महरूम हो जाता है। अहादीस में भी हज की बहुत फजीलत बयान की गई है। हदीस का मफहूम है कि जो रज़ाए इलाही के लिए हज करे, जिसमें ना कोई बेहुदा बात हो और ना किसी गुनाह का इर्तिकाब, वो ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने अभी उसे जना हो। इसी अच्छी बात के साथ आगाज़ कर रहे हैं प्रोग्राम का। और आज आपको पता है कि मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। तमाम हुजाज कराम आज मिना पहुँचेंगे, जहाँ पर खैमा बस्ती आबाद हो जाएगी और हज की अदायगी के लिए ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो दुआएं भी इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए। बड़ी खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। कौमी असम्बली में नए माली साल का टैक्सों से भरा बजट कसरत राय से मंजूर। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया। माहाना 2 लाख आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। प्रॉपर्टी टैक्स 1 से 2% कर दिया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में 20 लाख से ज़ायद हुजाज आज से मनासिक के हज का आगाज़ करेंगे। रूह परवर मनाजर रिकॉर्ड, बिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। आज़मीन आज रात मिना में ही क़याम करेंगे और कल नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। मवेशी मंडियों का आखिरी संडे, बच्चों बड़ों का फन डे। कोई जानवर लेने में कामयाब तो कोई खाली हाथ वापस घर लौट आया। महंगाई के हाथों खरीदार परेशान तो सार भल की मेहनत पर 2 पैसे न बचने पर व्यापारी भी खफा। मवेशी मंडी का अहवाल भी आपको बताएंगे। और बॉक्सिंग के मैदान में उस्मान वजीर की कामयाबियों का सिलसिला जारी। वर्ल्ड यूथ टाइटल के दिफा में कामयाबी के साथ बॉक्सर उस्मान वजीर पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में मसरूफ। 11 नाकाबिले शिकस्त फाइट्स जीतने वाले आज होंगे हमारे प्रोग्राम में मेहमान। ये तो है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिनमें आज प्रोग्राम में डिटेल बात होगी। और अब आते थे ट्रेंड्स की तरफ। ट्विटर पर जो सारिफीन ने बात की है वो सबसे पहले हज टॉप ट्रेंड में शामिल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में हुजाज आज से मनासिक हज का आगाज़ करेंगे। 20 लाख हुजाज कराम इस्तफा मौजूद हैं सऊदी अरब में। ट्रेंड में लोग हुजाज की इबादत में मसरूफ़ तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और रब से हज की दुआ में मसरूफ़ हैं। इस ट्रेंड में अब तक 33,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है और यही कहा गया है कि दुआओं में याद रखें हमें। और आज इंशाल्लाह ये रात मिना में ही क़याम करेंगे। उसके बाद कल नमाज फजर की अदायगी के बाद ये मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे और बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। कोशिश की जाएगी किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखे, जितनी हो सके इबादत की जाए। और जो एक असल तरीक़ा है हज की अदायगी का, उसको फॉलो करते हुए ये हज अदा किया जाएगा। और टॉप ट्रेंड में ये शामिल है। आपको ये भी हम बता दें कि इस साल दुनिया भर से 16 लाख से ज़ायद जो आज़मीन है वो हज की अदायगी के लिए, इस फरीज़े को अदा करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दसा में मौजूद हैं और वहाँ पर हज को अदा करेंगे। और रवां साल हम ये भी देख रहे हैं कि 1,57,000 पाकिस्तानी भी इस वक्त सऊदी अरब पहुँचे। इस दफ़ा क्रैकडाउन भी किया गया। जो लोग इल्लीगल तरीके से पहुँचे हैं उनको वापस भिजवाया गया है, जो कि गलत तरीके से सऊदीया पहुँचे थे उनके खिलाफ मैंने देखा कि क्रैकडाउन किया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। दूसरा ट्रेंड जो है वो लाहौर है।
क्योंकि लाहौर में कल रात से बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके बाद गर्मी की कैफियत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। पंजाब में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। बहुत गर्मी थी, बहुत हब्स था, जिसके बाद ये बारिश अल्लाह की रहमत बनकर आई है। लेकिन करंट और हादसात में अब तक 12 अफराद की जान भी गई है, 12 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मिली है। और इसी बारिश पर लोगों ने ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। और अभी भी कहा जा रहा है कि लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक 35,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट्स कर चुके हैं। तीसरे ट्रेंड की अगर हम बात करें तो वो है जनाब प्यूटन के हवाले से। प्यूटन ट्रेंड में शामिल है। शाम के शहर अदलिब में रूस ने फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 13 अफराद माज़ूर चाहती हूँ हलाक हुए, जबकि 50 से ज़ायद शामी शहरी ज़ख्मी भी हो गए। और शाम पर फ़ज़ाई हमले के बाद से ट्रेंड में सारिफीन प्यूटन से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और इस ट्रेंड में अब तक 8 लाख से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं, ट्विटर को तनकीद का निशाना बनाया है। और इसी सारी सूरत हाल पर लोगों ने इजहार ख्याल किया है कि जंगबंदी होनी चाहिए, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए जो काफ़ी टाइम से जारी है। अब देखते हैं, ये तो खैर अपने अपने मफाद हैं ममालिक के, जिसकी बिना पर ये जंग का सिलसिला जारी है। कब रुकेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कुछ बात हो जाए, कल कौमी असम्बली में अहम तरीन दिन था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट तो मंजूर हुआ, साथ ही साथ नाअहली की सज़ा 5 साल तक महदूद करने का बिल भी मंजूर हो गया, जिसके बाद बड़े मियाँ साहब और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने की राह उनकी हमवार हो गई है। लेकिन यहाँ मैं अभी जो बात करूँगी वो कल मंजूर होने वाले वफाकी बजट की बात करूँगी, जिसका कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए है। और इसके अलावा एक और काम भी हुआ है। उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत कम होने की बजाय शायद बरकरार रखी जाए। कल जब बजट मंजूर हुआ तो हुकूमत ने खुद ही बहुत सी तरमीम भी करवाई हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह देखा है ओवरऑल, आपका क्या व्यू है इस बजट पर जो कि कल ये मंजूर भी हो गया है और टैक्सेस की भरमार है, ख्याल रखा गया है अपने सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो रिटेल सेक्टर है उसका ख्याल रखा गया या फिर मरे को मजीद मार दिया गया है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो बजट में अभी तरामीम की गई हैं ये IMF से किस्त लेने के लिए हैं और बजट तजावीज़ में मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं था, ना कोई तजवीज़ है। बजट तो इसलिए बनाया गया था कि ये इलेक्शन गुजर जाएं, क्योंकि मैं आज की तारीख में आपको एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ये बजट 1 जुलाई से पहले बेमानी हो चुका है, इसका कोई मकसद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिलेंगी उनको 560 अरब रुपया उसमें से वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको फाजिल दिखाएंगे ताकि बजट खसारा जो है वो कंट्रोल हो। अब सिंध जो उनके साथ शामिल था उन्होंने जो है खुद फाजिल दिखाने के बजाय खसारे का दिखा दिया जो हुकूमत में शामिल था, और उन्होंने 142 रुपये का झटका मार दिया। तो फिर आपके ख्याल से पंजाब जहाँ निगरान हुकूमत है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहेंगे और KP है, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस बजट में 1000 अरब रुपए का झटका इस क्लॉज की वायलेशन की वजह से लग चुका है, नंबर 1। तो ये बजट तो हो गया बेमानी। मगर इससे असल बात जो है वो एक और दूसरी है। हमारी हुकूमत लाजमी मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, अगले माली साल में एक बड़ी रकम के लिए 3 साल की मुद्दत के कर्जे के लिए IMF के पास जाएगी। उसकी शराइत की रोशनी में जो बड़ा ज़िमनी बजट आएगा वो है असल चीज़। मुझे और आपको उसका सोचना है कि वो जब कर्जे की दरख्वास्त, अभी तो $1 अरब की बात हो रही है किस्तों की, 1.2 अरब या ज़्यादा, लेकिन जब बड़ी रकम, शाहिद साहब ये तो अब दोबारा IMF के पास जाने की बात करें, लेकिन अभी जो उनको राजी करने के लिए जो नजरसानी हुई है बजट पर, अभी भी उनकी मंजूरी का इंतजार है IMF की, वहां से कोई ऐसा रिस्पॉन्स अभी उस तरह से नहीं मिला। नहीं, देखिए ना, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत ना दें आप उसको। उसकी वजह यह कि वो दे दें या नहीं दे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दे दे तो अच्छा है, लेकिन अगर ना दें तो कम से कम अमेरिका नहीं चाहेगा कि हम अगले प्रोग्राम तक डिफ़ॉल्ट करें। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो आपकी मदद करेगा। मुझे ये नहीं लगता। IMF किस्त दे दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर वो ना भी दें तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमारा मसला क्या है मैं आपको बता दूं, हमें अगले साल बड़े रकम के लिए IMF के पास जाना है और उसमें जो शराइत होंगी वो मईशत के लिए तबाकुन होंगी। मगर इससे भी बड़ी एक और चीज़ है असल में जो हमें आपको समझनी है, कौम को समझनी है। ये जो एरा है ना, ये नई सर जंग शुरू हो चुकी है दुनिया में, एक न्यू ग्रेट गेम है। उसमें अमेरिका की पॉलिसी ये है कि भारत को, जैसे उन्होंने कहा, मोदी के लिए कहा कि भारत और अमेरिका ये डिफाइनिंग मोमेंट है 21वीं सेंचुरी का। उससे पहले उन्होंने कहा कि
भारत जो अमेरिका मिलकर दुनिया बदलेंगे। और मुश्तरका एलानिया में जो कभी नहीं कहा जाता था माजी में, पाकिस्तान पे डायरेक्ट तनकीद की गई है, कहा कि आप टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, FATF को इशारा दिया गया। अब हमें इन खतरात को समझना है कि जब अगली दफ़े हम जाएंगे IMF के पास 2024 में, तो उसमें सियासी शराइत भी होंगी, माशी शराइत भी होंगी, माशी शराइत तबाकुन होंगी। और सियासी शराइत ये होंगी कि बहरान टले, बहरान को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कि 3-4 साल के लिए बहरान टालें, ताकि बाद में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के लिए मजबूर करके हमारी सलामती के खिलाफ हमसे फैसले कराएं। आज हमें और आपको, आवाम को एजुकेट ये करना है कि सिर्फ हमारी मईशत, महंगाई और कर्जों का बोझ तालीम सेहत का नहीं है, मसला मेरी सलामती का है, जिसका ब्लू प्रिंट तैयार है। अगर हमने इंतखाबात से पहले, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर इनकलाबी इस्लाहात नहीं की और उस यानी कानूनी शक्ल नहीं दी, तो उसमें तबाही का खतरा बहुत ज़्यादा इसलिए है कि मैं भारत की मिसाल। शाहिद साहब, आपको नीयत लग रही है हुकूमत की, ये जो आप इनकलाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है या फिर अभी सिर्फ ये कोशिश की गई कि बेल आउट पैकेज हमें मिल जाए, फंड्स मिल जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अगला जुमला यही था मेरा कि हुकूमत ये हो या अगली हो, कोई नहीं करेगी। इसलिए इंतखाबात से पहले या तो कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी दे, जिन्होंने रिवाइवल पैकेज की बात की है, वो तो जनाब 2035 तक होने वाली है। हमारा तो मईशत आज बहरान का शिकार है, तो या तो कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी कबूल करे कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे और उस कानून को पास कराए, ताकि जो भी हुकूमत आए अगर वो ना करे तो उसकी हुकूमत कानूनन खत्म हो जाए। कभी वो वक्त आएगा कि हम IMF के चुंगल से निकल सकेंगे और अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे? ये जिन इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इसके लिए विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। मैं ये आप 2-3 जुमले बोलने दीजिए, इसका जवाब मिल जाएगा। मैं या अगर कौमी सलामती ये कमेटी नहीं कर रही तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में इंटरफेयर किया है और 184(3) के तहत, तो वो कहेंगे जी इलेक्शन आप जरूर कराएं, मगर 184(3) में मुफाद आमा में ये सुप्रीम कोर्ट ये अहकाम दे कि इससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, पहले ये इस्लाहात करें। अब आपके सवाल का जवाब मैं ये दे दूं, 100% मुमकिन है। उसका मिसाल दे रहा हूँ, 1994 में भारत की मईशत तबाह हो गई थी। IMF के पास गया, वो रोने के बजाय उन्होंने अपना सोना गिरवी रख दिया, IMF से कर्जा लिया, उसके बाद बहुत तेजी से इस्लाहात की, उसके बाद आज तक वो IMF के पास नहीं गए। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, अब वो 3री बड़ी मईशत बनने जा रहे हैं दुनिया की, तो उन्होंने ये करके दिखाया है। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में बार बार, आपके ख्याल में इस्लाहात, कैसी इस्लाहात जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या होनी क्या चाहिए, आपके ज़हन में क्या है? बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जिसकी आमदनी ज्यादा है वो टैक्स दे। GST जो 18% है उसको 7.5% पे लाएं, ताकि आवाम को फायदा हो, पैदावारी लागत कम हो। पेट्रोलियम लेवी को 0 कर दें, ताकि पेट्रोल की मसनूआत भी कम हो और पैदावारी लागत भी कम हो। दूसरे, हमारे यहाँ कानूनन सरमाए का फरार हो रहा है और लोग मार्केट से डॉलर खरीदते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो बाहर चले जाए, उस पर पाबंदी लगा दें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख कर दें और तालीम और सेहत का और वोकेशनल ट्रेनिंग का बजट बढ़ा दें और तवानाई के शोबे में इस्लाहात। मैं गारंटी कर सकता हूँ, इसके सबूत मौजूद है कि अगर ये इस्लाहात को हम कानूनी शक्ल दे दें और कर लें, तो ऐसे भारत 1994 के बाद से नहीं गया, हम भी नहीं जाएंगे आइंदा। लेकिन अगर ये हमने नहीं किया तो हम अगले साल भी जाएंगे और उसके बाद भी जाएंगे। फिर वो जो न्यू ग्रेट गेम का है, जो नई सर जंग है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शामिल है, वो खतरात हैं, या वो खुदकशी कर लें। लेकिन शाहिद साहब, आपकी जो टैक्सेस की बात करें, ज़ाहिर है मईशत का पहिया तभी चलेगा या अपने पाँव पे तभी खड़े होंगे जब हमारे पास टैक्स रेवेन्यू अच्छा खासा इकट्ठा होगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतनी तवील फहरिस्त आ गई है ये मज़ीद टैक्सेस की, आपको नहीं लगता कि इसने जो टैक्स की शफाफियत के निज़ाम को मज़ीद कुछ धुंधला कर दिया है, कम कर दिया है? नहीं, उसको ये तो इस्तेहसाली बना दिया, ये तो आईन पाकिस्तान के खिलाफ है ना। मैं तो आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं, देखिए चूंकि आपने बड़े अहम सवाल तो उठाए, टू दी पॉइंट मैं आपको बता दूं। बजट तकरीर में ये कहा गया था कि 3000 अरब रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है पिछले साल में, हम उसको रोक के आमदनी बढ़ाएंगे। अब आसिफ साहब ये कहते हैं कि वो 3000 के बजाय 4000 की चोरी हो रही है, तो आपने तो नहीं बढ़ाया। असल में हम इस्तेदाद से 7000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। कब? जबकि GST 18% है। अब हम ये चाहते हैं कि जब आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं तो हमारी आमदनी, हमारा टैक्सों की रेवेन्यूज बढ़ाएगा 7000 अरब रुपया, लेकिन वो बोझ जाएगा मालदार लोगों पर।
उनकी आमदनी पर लाएंगे, उन पर भी हम जुल्म नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं अल्लाह ताला ने जो आपको आमदनी दी उसमें से आप टैक्स दें, लेकिन जीएसटी को आप कम करेंगे, पेट्रोलियम लेवी को कम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे। ये जो आपने बिजली गैस पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने, ये मईशत कभी भी ठीक नहीं होगी। अभी ये 1 तारीख से क्या फिर से पेट्रोल बॉम्ब गिरने वाला है? वैसे तो उन्होंने बोला शायद कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। हम तो कमी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, रशिया से भी तो तेल आया था। ये इसकी कोई अहमियत नहीं, पहले को नहीं करेंगे तो 15 को कर देंगे। उन्होंने अभी पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ाना है, बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। तालीम का बजट कम होना है, ये चीजें तो नजर आ रही है। वो पहले को नहीं करेंगे, 15 दिन के बाद कर देंगे। जब आप पेट्रोलियम लेवी को 60 पर ले जाएंगे, आगे जीएसटी भी शायद डालना पड़ जाए, वो चीजें तो होनी ही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ या कानूनी इस्लाहत करें या खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं, तीसरा रास्ता नहीं है। अब ये ड्रामेबाजी करना कि जी हमने ये कर दिया, ये चीजें नहीं चलेंगी। अभी जो आपने कौंसिल बनाई है बड़ी अहम है, लेकिन वो तो बजट की तजावीज़ में जो कुछ आई हैं और कौंसिल को जो काम दिया है वो तो आपस में टकरा रहे हैं। तो आप पहले तो बजट से पहले उस फैसले को लाते, बजट में उसको इम्प्लीमेंट करते। अब 2030 की बात हम कर रहे हैं कि था या 2035 की। मेरा मसला है मुल्क आज ऑक्सीजन टेंट में है। आज हम शाहिद साहब, जैसा कि अभी आपने ये सारी सूरत हाल पे बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की है, लेकिन एक बात है कि आगे इलेक्शंस से पहले आप कह रहे हैं कि इस्लाहात की जाएं। अब आईएमएफ के चुंगल में भी फंसे हुए हैं, वो भी फंड्स जारी नहीं कर रहे, कर्जे की किस्त की अदायगी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर ये आईएमएफ के खिलाफ फैसले करते हैं तो आगे इन्हें इलेक्शन में जाना है, कैंपेन कैसे चलाएंगे? तो ये तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। किस तरह मुमकिन है कि ये बजट को जिस तरह का आता कि जनाब अवाम के लिए रिलीफ होता? नहीं, देखिए हम दोनों तरफ से नहीं फंसे। आईएमएफ ने क्या कहा है मैं उनके जुमला बता दूं, उनकी नीयत कुछ भी है वो अल्लाह को पता है, वो भी मुनाफिक हैं। आईएमएफ ने ये कहा है कि आपने टैक्स दहंदगान का दायरा वसी करने का मौका गंवा दिया है। आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को रिलीफ दें, ये उनके अल्फाज हैं। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आप टैक्स, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मालदार लोगों से टैक्स लें, उनकी आमदनी पर, किसी पे जुल्म नहीं, और आवाम को रिलीफ दें, जीएसटी को कम करें, सनतों को फायदा पहुंचाएं ताकि सनतों का पहिया चले, बरामदात को बढ़ाएं। हम तो रेमिटेंसेस बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि वो बढ़ जाएं, बरामदात हमने कम कर दिए हैं। तो ये उल्टी पॉलिसी ये है अशराफिया की मईशत। हम अशराफिया को फायदा पहुंचा रहे हैं और बैरूनी अशराफिया को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। आईएमएफ जो कुछ कह रहा है उनकी नीयत जरूर खराब है, लेकिन मैं जिन तजावीज़ की बात कर रहा हूं वो आईएमएफ के दायरे के अंदर आते हैं, वो उस पर एतराज नहीं करेंगे। एतराज कौन करेगा? पाकिस्तान के ताकतवर तबके, पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट। यही अल्फाज मुस्लिम लीग नून के मंशूर में थे। हमें पता है कि पाकिस्तान की मईशत, ये अल्फाज बता रहा हूँ, हमें पता है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती जब तक टैक्सों के शोबे में इस्लाहात ना करें, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा टैक्स कलेक्शन के लिए की पॉलिसीज क्या हैं? यहाँ पर तो शायद सब सूरत हाल ये है कि जो कि रिटेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें से तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल में सिर्फ वो बेचारे जो पीओ से रिलेटेड हैं उन बेचारों को 2% टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जब ये रजिस्टर्ड ही करने को तैयार नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए कोई बता नहीं रहे कि भाई ये चीज़ है, अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको ये रिलीफ मिलेगा, जब कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है तो किस तरह लोग खुद को रजिस्टर कराएंगे? देखिए अहम नुक्ता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, हुकूमत तैयार नहीं है। मैं आपको बता, हुकूमत तैयार नहीं है कि मईशत को दस्तावेजी बनाए और कौम को ब्लेम ना करे। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। देखिए आज की तारीख में एक प्रॉपर्टी जो 20 करोड़ की बिक रही है, हुकूमत को पता है, एफबीआर को पता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है 3 करोड़ में, यानी 17 करोड़ का काला धन सफेद हो रहा है हर सेल ट्रांजेक्शन पे। हम इनके मंशूर में लिखा हुआ पार्टियों के कि हम मार्केट वैल्यू पर प्रॉपर्टी को लाएंगे। कई हजार अरब रुपया काला धन जो है वो प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, कई हजार अरब रुपया। हमको सिर्फ ये करना है कि जो भी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त होगी वो मार्केट वैल्यू पर होगी। ये हम करने के लिए तैयार नहीं है। इससे कई सौ अरब मिलेंगे। फिर सरमाए का जो फरार हो रहा है कि आपने मार्केट से डॉलर खरीदे और चोरी के पैसे से, जायज़ पैसे से उसको आपने बैरूनी करेंसी अकाउंट बैंकों में जमा किया और पैसा बाहर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एक साल में 15 अरब डॉलर। अच्छा चलिए शाहिद साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं कि ये इस्लाहात की जाए, हुकूमत क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही कि ये मुल्क अशराफिया का है। अशराफिया के वफाद में बनाए जाते हैं। इलेक्शन जो है वो इलेक्टेबल्स जीतते हैं, उसके बाद जोड़ तोड़ होता है। कभी भी अगले इलेक्शन नफरत की बुनियाद पर होंगे, इल्जामात की बुनियाद पर होंगे। कभी भी किसी पार्टी ने अपने मंशूर 1% भी अमल नहीं। लेकिन शायद साहब वही बात है ना कि जी शाऊर बंदा बिल्कुल इस लॉजिक को डाइजेस्ट नहीं करेगा कि अल्लाह ने पाकिस्तान क्रिएट किया है, वही इसका ख्याल रखेगा, वही इसकी हिफाजत करेगा। ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका
शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, दौड़ अगर हुक्मरानों के हाथ में है तो उनको जवाब दे तो होना पड़ेगा आवाम को कि आखिर ये किस तरह के फैसले वो कर रहे हैं कि जिसके समरात आवाम तक पहुंच नहीं पा रहे, सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है जिससे वो गुजर रहे हैं। एनी हाउ देखते हैं कि IMF की तरफ से क्या सूरत हाल सामने आती है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं। आगे इलेक्शन भी है। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर से मनासिक हज की बात करेंगे जिसकी अदायगी के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज इस वक्त पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया और आज नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे, रात वहीं क़याम करेंगे और कल नमाज फ़जर के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है, रूपरवर मनाजिर हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा की जब सदाएं वहाँ पर बुलंद होती हैं और आज़मीन वहाँ पर पहुँचते हैं। और कुछ ऐसी शख्सियात भी होती हैं जिनको इतनी बड़ी सादत मिलती है कि वो पैदल हज की अदायगी के लिए भी पाकिस्तान से जाते हैं। ऐसे ही एक अज़र जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, पैदल हज के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं उस्मान अरशद, जो कि मक्का मुकरमा पहुंच गए हैं। उस्मान इन खुशनसीबों में से हैं जिनके पास सिर्फ उम्रे का वीज़ा था, लेकिन उन्हें सऊदी हुकूमत ने सऊदीया पहुंचने के बाद हज का परमिट जारी किया है। इससे पहले उस्मान अरशद ने अक्टूबर 2022 में ओकाड़ा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक छतरी और बैग उनके साथ था। 4000 किलोमीटर का फासला 6 माह में तय किया और पाकिस्तान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात से होते हुए वो सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। तो इस वक्त उस्मान हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें हज की सादत नसीब होने जा रही है और उसके लिए आपने पैदल सफ़र किया है। आपके जज्बात क्या हैं इस वक्त? खैर मुबारक। मेरे जो जज्बात हैं और जो मेरी खुशी है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, चूँकि मुझे घर से निकले हुए तो 9वां महीना है, लेकिन जिस मकसद के लिए, इस्लाम के जिस अहम रुकन के लिए मैंने 6 महीने और 13 दिन का 5400 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो फ़र्ज़ है, वो जो रुकन है, वो मैं अदा करने जाने लगा हूँ। तो इस वक्त मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। इस मौका पर मैं रब की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूं, मैं समझता हूं कि काम मैं सारी ज़िंदगी भी अगर सजदे में पड़ा रहूं तो उसकी एक छोटी सी छोटी नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। लेकिन मैं रब का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे जो है वो हज की सादत नसीब की और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हजरत। वहाँ क्या समा है, कौन कौन से अरकान अदा हो चुके हैं और अभी कौन से अदा होने बाकी हैं? जी बिल्कुल, हज का समाज जो है वो और होता है। यकीन करें इस वक्त ईद से पहले ईद है और ईद से ज़्यादा जो है वो खुशी है। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इतना इस्लाम का अहम रुकन है और हज ज़िंदगी में जो एक दफ़ा फ़र्ज़ है वो जो है वो करने जा रहे हैं। और अभी जो है वो 8 ज़िलहज है और आज चूँकि तो हम 8 ज़िलहज को आज इंशाल्लाह जो है वो हम मीना में पहुँच जाएंगे ज़ोहर से पहले और मीना में पहुँचने के बाद 8 ज़िलहज को हम 5 नमाजें जो है वो मीना में अदा करेंगे, जिसमें 8 ज़िलहज की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज की फजर शामिल होगी। और जब 9 ज़िलहज हो जाएगा तो 9 ज़िलहज की फजर की नमाज पढ़ने के बाद ज़वाल से पहले जो है वो हम अरफात में पहुंचेंगे और अरफात में पहुंचकर जो है वो वहां पर हम हज का खुतबा सुनेंगे और हज का खुतबा सुनकर ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो हम वहाँ पे अदा करेंगे। और मगरिब की अजान जैसे ही हो जाएगी तो मगरिब की अजान होने के बाद फिर हम अरफात से निकलेंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ और फिर मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद मगरिब और जो इशा की नमाज है वो हम मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे और उसके बाद फिर 9 ज़िलहज की रात जो है वो हम मुज़दलिफ़ा में ही गुजारेंगे। और जैसे ही सुबह 10 ज़िलहज होगी तो फजर की नमाज जो है वो वहाँ मुज़दलिफ़ा में अदा करने के बाद हम वापस मीना में जो हमारे खेमे हैं वहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो फिर हम शैतान को जो है वो कंकरियाँ मारने जाएंगे और शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जो है वो कुर्बानी होगी। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारी कुर्बानी जो है वो हो चुकी है, हमें बता दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो हम हलक करवाएंगे, यानी कि जो हमारे सर के बाल हैं वो मुंडवाएंगे और उसके बाद फिर हम एहराम की पाबंदियों से जो है वो यानी कि निकल आएंगे और उसके बाद फिर
हम अपना एहराम जो है वो उतार देंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हज एक ऐसा मौका है कि जब दुनिया भर से मुसलमान सजदा रेज़ होने हजाज का रुख करते हैं, दीगर ममालिक के मुसलमानों से भी आपकी मुलाकातें यहाँ पर हो रही होंगी, उन्हें पता चला होगा कि आप पैदल यहाँ पर चल कर आए हैं, तो क्या उनके तासुरात से जब आपकी उनसे बात हुई? जी, हज के मौका पर दुनिया भर से मुसलमान जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोगों से बात भी हुई है और मैं उन्हें देखता भी रहता हूँ, और देखने से ही इंसान को जो है वो दूसरे इंसान की खुशी का, जज्बात का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है, इस तरह दूसरे मुसलमानों की भी, जितने मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। उनके दिल में यही बात है और वो रब का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो इतना अहम जो इस्लाम का फ़र्ज़ है वो अदा करने की सादत नसीब की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी मुसलमान मौजूद हैं उनके जज्बात अच्छा बहुत उस्मान, बुलंद आप हैं। इस आदत हासिल कर रहे हैं, हमारा मुल्क भी हमेशा की तरह इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हम चाहेंगे कि आप मुल्क के लिए दुआ करें, आपकी क्या दुआ होगी कौम, मिलत और मुल्क के लिए? जी, मेरी तमाम मुसलमानों के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को वो हुक्मरान अता करें जो कि अवाम की भलाई के लिए सोचें, चाहे वो हुक्मरान कोई भी हों। हमें हमारा मुल्क जो है वो सबसे पहले है। हमें हमारा मुल्क जो है, ये जो हमारा ये जो झंडा है, ये जो परचम है, ये सबसे पहले हमें अजीज है। हमें ये है कि कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी हुक्मरान हो, वो सबसे पहले हमारे मुल्क के लोगों की भलाई के लिए सोचे और अल्लाह करे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो जल्द से जल्द मुश्किलात से निकले, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्द मुश्किलात से एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको उस्मान, अल्लाह ताला हज भी कबूल फरमाए, उम्रा भी माशाल्लाह से आपने किया है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन और अब कुछ बात करेंगे। सऊदी अरब में आज जिलहज की 8 तारीख है और इस वक्त मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है। लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए खाना खुदा में मौजूद हैं। फ़ज़ाएँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा के मुताबिक रवां बरस 160 ममालिक के 20 लाख से ज़ायद आज़मीन मनासिक के हज अदा कर रहे हैं। हज की फ़र्जियत और फजीलत पर बात करने के लिए अलामा डॉक्टर जमील राठौड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, अभी मेरे साथ उस्मान साहब मौजूद थे जो कि पैदल गए हैं सऊदी अरेबिया हज की अदायगी के लिए। कहते हैं कि जब आप हज की अदायगी के लिए निकलते हैं तो हर कदम जो कि आप उठाते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलता है, और जो पाकिस्तानी पैदल माशाल्लाह से वहाँ गए इतनी बड़ी सादत के लिए, उनको कितना सवाब है? क्या इस हवाले से इस्लाम कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अजीम मौजू पर गुफ्तगू का शर्फ अता फरमाया। देखिए, हज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत के साथ मशरूत किया है। आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके साथ इसको बाउंड किया है। तो उस कैपेसिटी में आपके पास माली हैसियत भी होना चाहिए, जिस्मानी हैसियत भी, सेहत होना चाहिए, और इसके साथ साथ रास्ते में कोई ख़तरा भी ना हो। तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया गया है। तो यकीनी तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो माल खर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो माल खर्च नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे हैं नौजवान जो कि माल खर्च करने के बावजूद पैदल हज पर जाते हैं। कि वो जो हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ ने मदीना से चलकर पैदल हज किया था, तो कुछ यकीनी तौर पर साहिबान ज़ौक़ और साहिबान अज़ीमत व इस्तिक़ामत, जिस तरह हमारे भाई ने हज किया पैदल चलकर, वो जाते हैं और उन्हीं सुन्नतों को अदा करते हैं। तो यकीनी तौर पर जब नेकी की राह की तरफ कोई चलता है तो अल्लाह हर कदम पर सदक़े का सवाब अता फरमाता है। सही। अच्छा अलामा साहब, आज 8 तारीख है जिलहज की सऊदीया में, और कल 9 जिलहज होगा जिसको यौम अरफा भी कहते हैं। अब इस पर मैं चाहूँगी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। कहा जाता है कि जो गैर हाजी है वो इस दिन रोज़ा रख सकता है, उसकी बहुत फजीलत है कि आपके 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मैदान अरफात में हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, क्या ऐसा ही है? इस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, यौम अरफा का दिन बड़ा अजीम दिन है। अपनी ज़ात में ये बहुत सारी फजीलतें और बहुत सारी बरकतें लिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो यौम अरफा के दिन अरफात के मैदान में नहीं है,
वो जो हज्जाज किराम एहराम बांध कर उस आलम में उस जगह मौजूद है, वो रोज़ा नहीं रख सकते, इसलिए कि फरमाया अल हुज्जाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, ये हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। तो मेज़बान मेहमानों को भूखा और प्यासा नहीं रखता। ये नहीं कि तुम रोज़ा रख लो कुछ ना खाओ, वो बड़ा अजीम मेज़बान है, लिहाजा वो यहाँ पर रोज़ा रखने से मना करता है। लेकिन अपने अपने घर में जहाँ पर भी दुनिया के जिस खित्ते में हो, अगर योम अरफा और रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, वो सारे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और आज का दिन मैं समझता हूँ पूरे साल के अजीम तरीन दिनों में एक दिन है जो योम अरफा का आने वाला है। और आज हुज्जाज किराम जो है कशा कशा मिना की तरफ जा रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रुकू शफा की इत्तिबा करते हुए वहाँ पर खैमा ज़न हो जाएंगे। उन्होंने तो अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर ही डाला था, लेकिन हमें ये बताया गया कि तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना लिबास फ़ाखरा भी उतार दोगे, अपनी दस्तार फजीलत भी उतार दोगे और अपने कीमती बूट शूट भी उतार दोगे और फ़कत लिल्लाहियत व फिल्लाहियत के इकरार करते हुए अल्लाह की रज़ा, देखिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना ये हर इंसान का मैं समझता हूँ कि एक प्राइम गोल होना चाहिए, जिंदगी का हर लम्हे। फ़कत वो नहीं कि जिन्होंने अहराम की चादरें ओढ़ी हुई हैं, बल्कि हर जगह पर जो मालिक ने हुक्म दे दिया है उस हुक्म पर इस नियत के साथ चलना कि देखिए जनाब उसका हुक्म है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ बस उसी की इत्तिबा करूंगा, उसी की इताअत करूंगा, उसी अहकामात को मानूंगा। तो अल्लाह के हुक्म पर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जो मिना में यहाँ पर मिलियनर्स भी है, बिलियनर्स भी है, ट्रिलियंस भी है, लेकिन सब एक ही रंग है, एक ही लिबास है, हत्ता की जुबान भी सबकी एक है, डायरेक्शन भी एक है, सब ने अपनी अपनी बोलियां जुबानें बोलकर सब एक ही सदा दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सही। अच्छा अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा जो इबादात की फजीलत है उस पर रोशनी डालिए। कहा जाता है, जैसे मैंने गुनाहों की बात की कि वो तो एक साल पहले और एक साल बाद के मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और जो लोग रात में क़याम करते हैं वो रात की इबादत को कहा गया है कि शब कदर के बराबर है। बिल्कुल, देखिए ये जो 10 रातें हैं सूरतुल फज्र की इब्तिदाई आयात में इन 10 रातों की बड़ी फजीलत बयान की गई कि वल फज्री वल यालिन आशरिन वल वत्र, कि इन 10 रातों में अगर कोई अल्लाह की जानिब रुजू करता है और ख़ास तौर पर इस रात में, तो फरमाया कि क़यामत में जब सबके दिल उदास होंगे, मायूसी में होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा देगा। तो इस रात की जो फजीलत है वो शब कद्र से भी बढ़कर करार दी गई है, क्योंकि इस रात यही वो रात है कि जिसकी सुबह अल्लाह तबारक व तआला हुज्जाज किराम के सारे गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और फरमाया अल हुज्जाज वल उम्मार वफ़दुल्लाहि इन दअऊहु अजाबहु व इन इस्तग़फ़रूहु गफ़र लहु। ये हुज्जाज और उम्मार अल्लाह के वफूद हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, और जब भी ये अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करता है, और अगर इस्तिग़फ़ार मांगते हैं तो अल्लाह इनके सारे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगी कुर्बानी के मसाइल पे भी आप थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि आपको पता है कि ईद अब बिल्कुल सर पर है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कुर्बानी के मसाइल क्या क्या हैं और हमें किस तरह से कुर्बानी करनी है। जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले तो कुर्बानी की शरई हैसियत पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि कुर्बानी अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब अलैहिस्सलाम की जानिब से वाजिब की गई है। कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है। उसकी शराइत ये है कि वह मुकीम हो, साहिब हैसियत हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, तो ऐसी सूरत में हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब की गई है। गो के अपनी हैसियत में फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो ये सुन्नत इसलिए करार दी कि उनका तरीका है, लेकिन अपनी हैसियत में ये वाजिब है। और कहा गया कि जो साहिब हैसियत होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाहों की तरफ ना आए, यानी अब उसे नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से ये भी फरमाया जैसा हज और कुर्बानी दोनों के मुतालिक कि अगर कोई साहिब हैसियत है कोई हज पर ना जाए और साहिब हैसियत को कुर्बानी ना करे, तो फरमाया फिर वो चाहे यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, अल्लाह तबारक व तआला उन सब से बेनियाज है। तो कुर्बानी
हर मुकीम साहिब हैसियत मुसलमान पर फर्ज की गई है। इस्लाम का मुसल्लमा तरीका, मुसल्लमा इबादत है। हाँ, हुज्जाज किराम जो हज के बाद यानी योम आरफा के बाद जो कुर्बानियां रमी करने के बाद करते हैं, वो हज के शुक्राने के तौर पर करते हैं कि अल्लाह तूने हमें हज की तौफीक अता फरमाई। हज तमत्तु और क़िरान वाले करते हैं इफराद, जो कि फ़कत हज करते हैं, उन पर ये कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये जो एक मिसपरसेप्शन है कि सही। साहब कुर्बानी जो है वो फर्ज नहीं है, हाजियों पर फ़कत फर्ज है। नहीं साहब, हाजी शुक्राने के तौर पर करते हैं, वो भी उनके लिए वजूब में है। लेकिन हम जहां पर भी अपने घरों में या जिस दुनिया के अतराफ अकनाफ में हो, तो कुर्बानी इन 3 दिनों में, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया मामिल अब्नु आदम मिन अमल यौमिन नहरी अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़ दम, कि अगर कोई इन 3 दिनों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी खर्च कर दे, लेकिन कुर्बानी से अफजल अल्लाह के नजदीक उसका कोई अमल नहीं सही। होता है। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा डॉक्टर जमील राठौड़, आपने अच्छी बातें बताई हैं। और ये 10 रातों की तो कुरान में कसम खाई गई है कि इन 10 रातों की बड़ी फजीलत, बड़ी अहमियत है, इनसे जो इबादत की जाती हैं उसकी बड़ी अहमियत है, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्लामा जमील राठौड़ साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैं कुछ बात करूंगी, आज नशे से इनकार का दिन है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 200 ममालिक में 35 करोड़ अफराद किसी न किसी नशे के आदी हैं, और इसमें कमोबेश 1 करोड़ से ज़ायद अफराद का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। और हर साल मज़ीद 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। आज का दिन मनाने का मकसद यह है कि नशे से इनकार किया जाए और इसकी हौसला शिकनी की जाए, लेकिन किसी खाम ख्याली बात के बजाय अपनी असल सूरत हाल को देखते हैं। हालत यह कि कराची और पेशावर की सड़कों पर नशावर अफराद की भरमार है। आप देखते होंगे फुटपाथ्स पे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में मनशियात का कारोबार चलता है। लाहौर का बुरा हाल है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद में से 55% बताया जा रहा है कि ये ताल्लुक जो लोग नशे के आदी हैं उनका सिर्फ पंजाब से है। तो एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण जावेद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं। तो मैं चाहूँगी पहले आपसे बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कैप्शन लिखा होता है प्लेज में, से नो टू ड्रग्स, फिर हम पब्लिक सर्विस मैसेज भी देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जा रहा है? क्योंकि 1 करोड़ एक अच्छा खासा फिगर है, और कह रहे हैं हर साल 5 लाख अफराद का इजाफा होता है जो कि ड्रगीज बनते हैं। क्यों ये रोकथाम नहीं हो पा रही? देखिए, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इसको आप देखें तो बहुत ही छुपे ढके छुपे तरीके से इस जो लोगों की ड्रग यूज़ की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, और लेकिन इस पे काम हो रहा है। जैसे ANF एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है जो इस पे काम कर रहा है, और उसी की रोकथाम से और उसी की मेहनत से कई लोग इस ड्रग जैसे, इस एडिक्शन, नशा जैसे जहर से निकले हैं और अपनी रिकवरी और बहाली में हैं। अच्छा, आप जो मुझे अंदाज़ा 5 अस्पताल हैं ANF के जी, तो इन 5 हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट किस तरह का दिया जा रहा है? कितना एडवांस है? कितने नंबर्स ऑफ ड्रग एडिक्टर्स आपके पास आते हैं, और किस तरह आप लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल। ANF के जो हैं 5 हॉस्पिटल्स हैं जो 2010 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, ये मेहनत, ये अनथक मेहनत जो हमने नशा के अगेंस्ट की। और इसमें 3 जो हैं हॉस्पिटल्स वो कराची बेस्ड हैं, मांगोपीर में, लियारी में एंड मलीर में। 2 जो हैं, एक सक्खर में और हैदराबाद में। और इसमें जो है ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है ड्रग यूज़र्स को, ड्रग अब्यूज़र्स को। और अब तक हमारे पास 23,000 से ज़ायद लोगों ने रजिस्टर किया है, और हमने 10,000 से ऊपर के जो अफराद हैं उनको ड्रग्स से बिल्कुल निजात दिलाई है, और माशाल्लाह बहाली में भी हैं और फॉलोअप्स के लिए भी आते रहते हैं। हॉस्पिटल में कैपेसिटी कितनी है? क्योंकि आप बता रही हैं 23 लाख लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया, तो वो सबका इलाज तो एक साथ में मुमकिन नहीं है।
तो किस तरह से फिर आप लोग मैनेज करते हैं? 23,000 से 23,000, ज़ायद। ओके। जी बिल्कुल। ये देखिए हमारे जो है वो फैसिलिटी जो है वो बेडेड, लाइक मंगोपीर हमारा 200 बेडेड फैसिलिटी है, मलिर हमारा 100, लियारी हमारा 100 बेडेड फैसिलिटी है। इसके अलावा हैदराबाद और हमारा सक्कर में भी इसी तरीके से। सो और हमारी 7,000 8,000 से ज़ायद तो वेटिंग पर हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि जितना भी इलाज करें, जितनों को एक क्वालिटी ट्रीटमेंट फराहम करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत से लोग हमें जो है वो अप्रोच करते हैं और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर करें, लेकिन जितनों को भी कैटर करें उस टाइम के हिसाब से पूरे ट्रीटमेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट। तो किरण, अब किस तरह के पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं? मतलब जो ड्रग्स ले रहे हैं वो कौन सा नशा जो ज़्यादा किया जा रहा है, और मतलब कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में, क्या बिहेवियर होता है पेशेंट्स का? देखिए हर तरह के नशे के लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने नशा किया हुआ होता है। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपोर्टेड केस हैं वो हीरोइन के हैं, और इसके अलावा और भी उन्होंने नशा और चीज़ें ली हुई होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्लास होती है वो एडल्ट की है। एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा 21 से लेके 25 तक के साल के जो यूथ देखें, हमारी जो यूथ बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट, इवन हम लोग फीमेल का भी इलाज करते हैं, वुमेन भी इन चीज़ों में पाई जाती हैं। हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि औरतों के लिए इस चीज़ के लेके प्लेटफॉर्म पर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनाइल है कि एक औरत कैसे कर सकती है। लेकिन येस, औरतें भी मौजूद है और हमारा ANF फीमेल्स को भी कैटर करता है ताकि उनको भी अच्छी जो है वो क्वालिटी रिकवरी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो मनशियात की रोकथाम जो सबसे बड़ा मसला है ना, क्योंकि जब तक मिलेगी नहीं, मिलना बंद होगी तो ये सिलसिला रुकेगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, मतलब पेरेंट्स करते हैं, किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए, तरीका कार उसका क्या है? हमारे बिल्कुल जो हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताया था, हमारे 5 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हॉस्पिटल्स पे डायरेक्ट फैमिली लेकर आ जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि जो फैमिली बेस्ड होते हैं, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक किनशिप गार्डियन में होता है, हम उन्हीं को एडमिट करते हैं, बिकॉज हमें इनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना होता है, उनको सोसाइटी में वापस से एक अच्छा सिटीज़न बना के देना होता है। तो इस वजह से फैमिली के साथ हम एडमिशन करते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको बिल्कुल दीगर टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद दीगर टेस्ट के मरहले से वो गुजरते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हेपेटाइटिस, HIV या इस तरह की कोई मूजी मर्ज़ हैं, अगर उनके साथ एडमिट कर दिया जाए सो वो फिर दूसरों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है कि वो पहले पहले फिर उनका ट्रीटमेंट टेस्ट के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, अगर इस तरह की चीज़ हो तो वो पहले ट्रीटमेंट करवा के हैं, उसके बाद फिर ड्रग फ्री लाइफ को चॉइस। थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं है कि फैमिली ही लेकर आएगी तो आप लोग एडमिट करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे ड्रगीज़ हैं जिनको उनकी फैमिलीज़ ने घर से निकाल दिया है, लेकिन अगर वो छोड़ना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों के दरवाजे तो बंद है। नहीं, देखिए हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हम उनको भी कैटर ज़रूर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं उनके लिए, हमारे पास आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ें सर्विसेज जो हम उनको कैटर ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन एडमिशन्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई, और ऐसा ही ज़रूर होता है कि हम उनके कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं। इस तरह होता है कि हम उनके कॉन्टैक्ट्स को, उनकी फैमिली को, उनकी गार्डियन किनशिप में जो भी होता है उनको अप्रोच ज़रूर करते हैं। सो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो खाली हाथ या इस तरह से जाने दिया हो, हम ज़रूर उनको किसी ना किसी हमारी डिफरेंट दूसरी सर्विसेज के जरिए उनको एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं, तो जब आप इन ड्रग एडिक्टर से बात करती हैं, इनसे वजह पूछती हैं कि उन्होंने नशा क्यों शुरू किया, स्पेशली पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, वजह कोई कॉमन है या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग? देखिए सबसे बड़ी वजह जो ड्रग एडिक्शन की होती है वो है ट्रॉमा, अंडरलाइन ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा सदमा, ट्रॉमेटिक लाइफ से वो लोग गुजरे हुए होते हैं, तो वो इस वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अवेयरनेस में भी होता है और नहीं भी होता है। सो जो रीज़न्स वो सामने लेकर आते हैं वो उनको होता है कि जैसे हम तो नशे की लत में लग गए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हमने रीज़न देखा है वो ये कि पीयर प्रेशर, दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अहबाब का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्रेशर होता है। लोग फ़न में भी शुरू करते हैं, लोग अपने ब्रेकअप्स में ज़रूर शुरू करते हैं, लोग डोमेस्टिक वायलेंस की से हट के, मतलब उससे दूर रहने के लिए या उसके दर्द को भूलने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रीज़न्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेयर प्रेशर की बहुत ज़्यादा हमारे स्टैट्स मौजूद है कि ये रीज़न देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इस सारी सूरत हाल में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी? ज़ाहिर है कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस तरफ जाए, लेकिन बच्चा किसी न किसी तरीके से उनके हत्थे चढ़ जाता है, जो भी उनको ये
नशा लगा देते हैं। क्या नेचर में, बिहेवियर में चेंज आता है जो आपकी नज़र में अलार्मिंग है, जो कि एक खतरे की घंटी है पेरेंट्स के लिए? वो कब और कैसे बचती है, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हम जो है इसमें बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें हम उनके तमाम पहलुओं पे नज़र डालते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी समाजी लाइफ, सोशल लाइफ, जहनी लाइफ, ठीक है, वो सब चीज़ों में डिटोरिएशन, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। हमारे ANF में ख़ास तौर पे फैमिली साइको एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो फैमिली को अवेयर करते हैं कि किस किस तरीके से नशे को उनकी अलामात को आइडेंटिफाई किया जाए और नशे वो अलामात क्या हैं? वो अलामात है कि जिस तरह से इंसान का जो है वो किसी भी एक्टिविटी या ड्रग और केमिकल पे बिल्कुल कंट्रोल लूज़ हो जाता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल से यूज़ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ जो है वो टोटल बदनज़मी का शिकार हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाती है, जिसमें मैंने कहा समाजी तौर पे वो अकेले रह जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं। जहनी कैफियत में वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए टॉक्सिक सूरत हाल हो जाती है उनको साथ रखने में, घर छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल जो है वो दुनिया से कट जाते हैं। ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा उनका अपना रूहानियत कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर नज़र में रखनी पड़ती हैं। उनकी बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। अब अमल में, उनके बिहेवियर्स में, उनके जो रवैये हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स पे भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स अगर लेते हैं तो रवैयों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से हट के तेज़ी और एक्टिवनेस आ जाती है, जो कि ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, एपेटाइट, भूख वगैरह डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाती है। ठीक है, वजूहात हमें बता रही हैं किरण जावेद। और आज चूँकि दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का आलमी दिन भी बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। कहीं जो सिनफ़ी मसावात के नाम पर तो कहीं घरेलू झगड़े हैं। आज के दिन का मकसद हमें अपने मुआशरे में मौजूद इन लोगों को वाज़ेह पैगाम देना है कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ ज़हनियत को तब्दील करने के लिए संजीदगी से काम करें ताकि हमारे मुआशरा इस नासूर और बुराई से महफूज रह सके। तो किरण, मैंने ये देखा कि कुछ जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत मारा जाता है कि किसी तरह बाज आ जाए, क्या ये ठीक होता है? ये बिल्कुल एक गलत अमल है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत आम है कि मार धाड़ कर लो, जंजीर लगा के बिठा दो, और इसके अलावा और भी बहुत से तशद्दुद के तरीके आजमाओ तो इनका नशे का भूत, जो कहते हैं नशे का भूत है, वो उतर जाएगा। ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि नशे का हल सिर्फ़ और सिर्फ इलाज है, जो इसी तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होगा, जहाँ पर उनको नशे से न सिर्फ दूर किया जाएगा बल्कि उनको अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए रिहैबिलिटेट भी किया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि सही रवैये, सही अमल, सही रूटीन क्या होते हैं। और ANF एंटी नार्कोटिक फोर्स में MATRC जो हॉस्पिटल्स है, तमाम हॉस्पिटल्स इस चीज़ का याद दहानी करते हैं और इस बात का पूरा एश्योरेंस करते हैं कि जो हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स आते हैं वो एक बेहतर, सेहतमंद, अच्छी रूटीन की लाइफ गुजारना सीखें। अच्छा, अब इस पे अभी जैसे कि आपने बात की कि हम ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपको कैसे रहना है, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि ख़वातीन इसका बहुत बड़ा शिकार हैं कि उन पर तशद्दुद किया जाता है, घरेलू तशद्दुद उन पर होता है, वही नाचाकी, शौहर से झगड़ा, सास का तशद्दुद या किसी भी ससुराल वालों में से किसी ने तशद्दुद किया, आप और बड़ी मायूस हो जाती हैं ख़वातीन, समटाइम सुसाइड की तरफ चली जाती हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह इस तरह की औरत को मुकाबला करना है इस तरह के हालात का? देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो नॉट ऑल, लेकिन आप देखें कि एक चला आ रहा है, एक औरत हमेशा बेबस और पैसिव का निशान रही है हमारे यहाँ। तो उसमें है कि आप जो है वो जब आपकी डोली उठती है ना तो फिर आपकी मैयत ही उठेगी, वहाँ से आपको जो है वो वापस नहीं आना इस तरीके से। तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पूरा करने के लिए तशद्दुद भी ले रही हैं, मार धाड़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात ही घर बसा रहे, ठीक है। सो ये तो एक बहुत बड़ा डिलेमा है। आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने के तरीके कार होते हैं। जब आवाज़ उठाने का कहते हैं तो वो ये भी समझा जाता है कि बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं कि औरत को जो है वो ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे हैं या औरत को जो है वो बदतमीज़ी की तरफ माइल करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी फ़िज़िकली अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए, इमोशनली अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए इंसान को आवाज़ उठानी है एंड सेइंग नो अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। और ये एक औरत को इतना एम्पावर होना चाहिए।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या हालात हैं और आगे क्या होगा, एटलीस्ट उसको चाहिए कि उस सिचुएशन से अपने आप को निकाले और कहीं भी अप्रोच करे, चाहे कोई अच्छा दोस्त है, कोई घर वाले हैं, एटलीस्ट उनसे बात करके देखें, किसी भी तरह सपोर्ट हासिल करें। और अगर बहुत ज़्यादा नाचाकी है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद है, तो वहाँ से स्टेप आउट करना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले भी एक मरहला होता है कि पहले बातचीत करें, रिश्तों को ठीक और बेहतर करने की भी कोशिश पहले की जाए। ये मैं आपको तब की सूरत हाल बता रही हूँ कि तशद्दुद बढ़ता है, कोशिश नहीं करती होगी, बिल्कुल करती होगी है, लेकिन जाहिर है कि जब चीज़ें नहीं ठीक होती। अच्छा, इसमें जैसे कि अभी आपने बात की कि ठीक हो जाएगा, हालात औरतें एक्सेप्ट करती हैं, वॉयलेंस भी कि आगे चल के बेहतर हो जाएगा, वैसे ही जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी फैमिलीज उनकी शादियां करवा देती हैं कि ठीक हो जाएगा। ये इतना बड़ा अलमिया है कि आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, और हम तो शादी के लिए भी फ़ौरन हाँ नहीं करवाते उनको, क्योंकि वो कहते जैसे ठीक होते हैं ट्रीटमेंट के एंड पे आते कहते हैं अब हम इनको शादी करवाते, तो हम उनको कहते हैं अभी आपने इतने टाइम तक रुकना है, बिकॉज इंसान को पहले खुद अपने आप को संभालना, एम्पावर्ड होना आना चाहिए। ये बहुत ही गलत सोच है कि शादी करवा दो तो खुद ही ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी तो बेहतर हो जाएगा, नशा वशा सब छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक और ज़िंदगी को डैमेज कर दिया और उसके साथ उनसे पैदा होने वाली मज़ीद ज़िंदगियों को आपने डैमेज करवाने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा अलमिया है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इंसान। आपके ख्याल में पेरेंट्स का या फैमिलीज़ का क्या इस पर बिहेवियर होना चाहिए, या फिर उनको किस स्ट्रेटजी पर अमल करना चाहिए? उनको स्ट्रेटजी पे अमल करना चाहिए कि सबसे पहले जो नशे में की लत में पड़ा हुआ है उसको पहले उस नशे की लत से निकालना है, ठीक है। उस पे काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे उसको जितना टाइम लगे, लेकिन उसको इलाज के लिए लेके जाएं, उसको रिहेबिलिटेट करवाएं, ताकि वो एक एक्टिव, एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन सके, ताकि जब वो अपने आप को संभाल पाएगा तो ही वो अपने से जुड़े रिश्तों को संभाल पाएगा। और एक बहुत ही अच्छा लाए अमल है जिस पे अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, हमारे तो इस्लाम में कहा गया है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी आँख से, आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से। तो ये मार धाड़ तो किसी भी मसले का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, भले वो कोई ड्रग एडिक्ट हो या फिर कोई ऐसी खातून बेचारी हो कि जो कि पिट रही है अपने ससुराल में और उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं कि तुमने यहीं रहना है, तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, शक्ल नहीं दिखानी। कई ऐसे मर्द नजर आते हैं जो कि मिलने से भी मना कर देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। क्या मैसेज देंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने इस चीज़ को पहचाने कि आप कब एक मेंटल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं। देखिए, तशद्दुद से फिजिकल नहीं होता, जो समझा जाता है कि मार धाड़, इमोशनल तशद्दुद भी होता है, सेक्शुअल तशद्दुद भी होता है, मेंटल तशद्दुद भी होता है। इन सब तशद्दुद को पहचाने, एम्पावर हों। आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी मेंटल हेल्थ स्टेक पे है, डेंजर पे है। उसके लिए ज़रूर एक सपोर्ट लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हैं, और किसी सपोर्ट अपने जो कंफर्ट जिनके साथ शेयर करते हैं उनसे आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। एटलीस्ट कहें कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट की। आप एटलीस्ट पैसिव ना रहें, बेबस होकर खामोश ना रहें, विक्टिम मोड पे हमेशा ना रहें, बल्कि आवाज़ उठाएं, किसी को हेल्प के लिए बुलाएं और बातचीत करें, ताकि आप अपने आप को और अपने से जुड़े रिश्तों को बचा सकें। जितनी बात हमने की है ना, इसमें किरण, जो मैंने इसका कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला है कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी फैमिलीज़ को उनके बिहेवियर पर नज़र रखनी है। जैसे ही आपको चेंज देखें, टाइम ना दें, आप फौरी से उस पर आप एक्शन लें और डॉक्टर से रुजू करें उसके इलाज के लिए। और ख़वातीन जो कि इस ट्रॉमे से गुजर रही हैं, तशद्दुद वाले, उनको चाहिए वो भी किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, और फैमिलीज़ बहुत बड़ी सपोर्ट होती हैं। आपने मारना नहीं है, साथ देना है। ANF क्या मैसेज दे रहा है इस ख़ास दिन के मौके पर? ANF ये मैसेज दे रहा है कि आपको इतनी अच्छी सहूलियात फराहम की जा रही हैं अपने आप को ड्रग फ्री लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर अप्रोच करें, ख़ुद भी अपने प्यारों को भी लेकर आएँ और एक बेहतर नशे से पाक ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच किरण, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। थैंक यू। और बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने की हैं। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां इस वक्त जारी हैं और कल लास्ट संडे गुजरा है और वो फंडे था। सभी मवेशी मंडियों में मौजूद थे, रश था बहुत, और बिलखुसूस स्कूलों की छुट्टियों के बायस बच्चे भी मवेशी मंडियों में जानवर देखने के लिए हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी में कल शदीद रश था। रात गए तक बताया जा रहा है कि मेमार मोड़ पर शदीद ट्रैफिक जैम था। कुछ यही हाल कराची के दीगर इलाकों का भी है। लाहौर और पेशावर की बात करें तो वहाँ पर भी रौनकें अपने उरूज पर हैं।
स्पेसिफिकली पेशावर में मैं एक बात करूँगी शहरी की, जो कि पंजाब से 5 सहराई जहाज़ लेकर आया कुर्बानी के लिए। मज़ीद अहवाल जानने के लिए इस वक्त में आसिफ शहजाद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। हर कोई किराम में जानवर कुर्बान करता है, कोई बैल ज़बह कर रहा है, कोई गाय ज़बह कर रहा है। लेकिन पेशावर में एक ऐसा ख़ानदान भी है जो हर साल ऊँट की कुर्बानी को तरजीह देता है। बड़ी तादाद में ऊँट जो हैं पंजाब और दीगर इलाकों से ख़रीद कर लाए जाते हैं। ये पंजाब से लाए गए 5 शहराई जहाज़ हैं जो कि पेशावर लाए गए हैं और इनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। पेशावर का वो ख़ानदान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वो हर साल ये कुर्बानी करते हैं, वो कितने ऊँट जो हैं कुर्बान करते हैं और क्या कहना है ऊँटों की कुर्बानी ही क्यों की जाती है। जी, ये हर साल हम जो है तो हर साल के लिहाज से एक ऊँट का इजाफा करते हैं और ईद की कुर्बानी इसलिए वो है कि क्योंकि इसमें शफा भी है और दवा भी है। ये जो है इसका हड्डी जो है तो वो भी काम आती है शफा के तौर पे, दवाई के तौर पे, और इसका गोश्त भी जो है तो दवाई के तौर पे काम आता है। अच्छा, कितने ऊँट लाए हैं आप और जो है इसको ज़िबा करने के लिए माहिर कारीगर की भी ज़रूरत होती है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये माहिर कारीगर के तो इसके तो जो है तो अपने कारीगर होते हैं जो इसी को ज़िबा करते हैं ना, तो वही करेंगे। और जहाँ तक ऊँटों की बात है तो ऊँट हम लेकर आए हैं लाहौर से, शाहपुर मंडी से लेकर आए हैं और वहाँ जो है तो हर किस्म के ऊँट आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि नौजवान का ये कहना है कि हर साल जो है हम ऊँट लाते हैं। ऊँट के हवाले से उन कहना था कि हम इस हवाले से बड़ा एहतमाम करते हैं क्योंकि एक तो इसमें शफा बहुत है, दूसरा जो है ये मुनफरिद कुर्बानी होती है, तो इसीलिए बात करूंगी। अभी मैं करूंगी कफील मेरे साथ है। कफील बताएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मंडी में रेट कब गिरेंगे भाई? देखिए, मंडी की जो व्यापारी हैं वो तो रेट कम करने पर किसी तौर पर भी आमादा दिखाई नहीं देते। और यहाँ जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी एक आगा साहब जो कि सुबह फजर से घूम रहे हैं। आगा, क्या सूरत हाल है? जानवर क्या वाकई नहीं मिल पा रहा है या आपकी रेंज नहीं बन पा रही है? रेंज नहीं बन पा रही। सबसे बड़ा जानवर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो रेट ये बता रहे हैं उस रेट में हमारे बारे में नहीं आ रहा, तो लिहाजा अभी तक सो चल बस ये चल रहा है अभी तक। देखें आगे हमारे नसीब में कहाँ लिखा हुआ है। कितना फ़र्क लग रहा है लास्ट ईयर से अब तक, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है? ये 30 से 40 हज़ार का डिफरेंस है। अच्छा, हाँ, 30 से 40, कहीं 50 है, कहीं 30 है, मतलब वो जो जहाँ पर ये लोग तैयार होते हैं देने के लिए, और उससे नीचे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप व्यापारी है भाई कुछ कम कर ले आवाम के लिए, कुछ खरीदारी कर ले आवाम। कम कैसे करें, हमारे लिए पानी नहीं मिल रहा है। 120-30 का केन ले रहे हैं। 2 दिन रह गए, अभी भी आप पानी को रो रहे हो यार। 2.5 लाख रुपए किराया भर के गाड़ियों का आए, 40,000 तो लाखों रुपए मांग रहे हो ना जानवर टैक्स से। पीछे से महंगाई है, आटा भी महंगा हो गया, चोकर भी महंगी हो गई है। कैसे जगह जो महंगाई है पीछे? सब जगह से पंजाब में महंगाई हो गई है। अनुमान यार कुछ कर, हर जगह महंगाई है, सब चीज में महंगाई है भाई। पानी भी मुल्क है, पानी भी नहीं मिल रहा। तो आप नहीं चाहते कि ये कुर्बानी करें ईद के रोज? तो चाहते बेचने के लिए लेके आए यहाँ पे। अच्छा ये जी आपने सुना है कि आगा साहब जो है सुबह फजर से घूम रहे हैं, लेकिन व्यापारी भी किसी तौर पे कम नहीं कर रहे प्राइसेस, और यही वजह है कि लोग घूम रहे हैं। अभी गो के इतना ज़्यादा रश दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पब्लिक अपने अपने तौर पे जो है वो भाव तय करने में लगी, किसी तरह उनको उनकी रेंज का, अच्छी नस्ल का और खूबसूरत जानवर जो है वो मिल जाए। और इनकी रेंज भी बिटवीन तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए, लेकिन प्राइसेस उसके अंदर भी जानवर जो है वो दस्तयाब नहीं है। ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं, मैंने देखा है कि जो अपनी फैमिली के हमरा या सुबह फजर से, और कुछ लोग जो सुबह 5 बजे से यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन ताहाल उनका सौदा नहीं बना है और उनका यही कहना है कि 2 रोज़ रह गए। कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो जारी कर रहे हैं यहाँ से, और उसके बाद जो यहाँ से कराची में मौसम तो अबर आलूद है और बारिश अगर हो जाए तो मंडी गिर जाती है। आपको क्या लग रहा है, कुछ सूरत हाल बनती है ऐसी देख रहे हैं आप? कल भी सुना बूंदाबांदी हुई है। नहीं, देखिए कराची में तो बारिश का भी दूर तक कोई इम्कान नहीं है अकॉर्डिंग टू महकमा मौसमियात। लेकिन सच गर्मी कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ा अबर है, कभी धूप है, कभी इसी तरह का मौसम है। लेकिन प्राइसेस को आखिरी दिन कहा जा रहा है कि प्राइस में थोड़ी बहुत जो है वो, जब मैं एंटर हुआ हूँ यहाँ मंडी में तो उस वक्त मैंने बड़ी तादाद में देखा कि जो व्यापारी थे वो अपना सामान समेट के जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे थे। इट्स मीन के उनके तमाम सौदे हो चुके थे और वो अब जा रहे थे। लेकिन अभी भी खासी बड़ी तादाद है जो कि जानवर बेचने के लिए यहाँ मौजूद भी है, और शहरी तवक्का है कि शाम के बाद जो है वो बड़ी तादाद आएगी कराची वालों की, और वो जो जानवर की जो खरीदारी है उसमें जो है वो अपना हिस्सा लेगी और जानवर यहाँ से खरीदारी करके। लेकिन प्राइसेस का अभी भी रौला चल रहा है और लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं व्यापारी तो कहीं जो खरीदार है वो नोक झोंक करते हुए दिखाई देते हैं। बारिश ना भी हुई
तो ईद से पहले जो आखिरी चांद रात होती है ना, उस पर कुछ कम होते हैं क्योंकि इन व्यापारियों ने अपने जानवर बेच के अपने शहरों में जाके ईद करनी होती है, तो तब सस्ता जानवर मिल सकता है। क्या ख्याल है? जी लास्ट डे जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज मंडे है तो 2 रोज हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कल के दोपहर के बाद जो है वो प्राइस में थोड़ी बहुत जो है वो कमी ज़रूर देखी जा सकती है, ताकि जो लोग अपना सामान समेट के अपने फॉर एग्जांपल जिनसे मैंने अभी बात की वो अपने 18 जानवर यहाँ लेकर आए थे, 11 उनके जो है वो बिक चुके हैं, तो 6-7 जानवर उनके रह गए। तो उनकी कोशिश ये होगी कि जो है वो कल के दिन में या परसों सुबह तक जो है वो निकाल के जो प्राइस मिल जाए उस पर जो है वो यहाँ से अपना तमाम सामान समेट के जो है तो यहाँ से जो है वो चले जाएं। लेकिन अभी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, जानवरों की वैरायटी भी है, लेकिन प्राइस के ऊपर सौदे नहीं बन पा रहे। यही वजह है कि ये जो साहब घूम रहे हैं, आगा साहब, कम से कम इनको 5 घंटे हो चुके हैं। अब 5 से 6 घंटे के अंदर भी अगर सौदा नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में यकीनन 40 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, जो कि उनकी रेंज में नहीं है और व्यापारी उस बात की डिमांड कर रहा है। तो ये डिमांड यकीनन कल टूट जाएगी। ओवरऑल मुझे ऐसा फील होता है और प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो आवाम की जो खरीदारी है जानवर की उसमें आसानी होगी। चले, बहुत शुक्रिया कफील, आप मौजूद रहे, और आसिफ शहजाद का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने पेशावर से में रिपोर्ट किया। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और एक मसले पर बात करते हैं। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज हैं और राजा इमरान हमारे साथ हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आखिर ये इशू क्या है, क्यों ये इजाफा किया गया और तलबा क्या मुतालबा कर रहे हैं। राजा इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डाउन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे तलबा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज है और उनका मुतालबा ये है कि उनके फीस सेमेस्टर फीस में जो है इजाफा कर दिया गया है। उनका तलबा का ये कहना है कि HSC के कानून के मुताबिक 10% इजाफा तो किया जा सकता है, लेकिन उनके सेमेस्टर में बेजा इजाफा किया गया है। उनका ये कहना है कि 65,000 जो फीस सेमेस्टर की फ़ीस थी उसको बढ़ाकर 1,14,000 और 1,12,000 कर दिया गया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे तलबा और तलबात जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि जो फ़ीसों में इजाफा हुआ उसके खिलाफ। और तलबा का यही कहना है कि जब तक इनकी फ़ीसें जो हैं उस हवाले से जो वापस नहीं लिया जाएगा, उसे वापस नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। इनका कहना यही है कि 65,000 वाली फ़ीस जो है 1,12,000 फ़ीस सेमेस्टर कर देगी, जो इस महंगाई के दौर में किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं। और ये एहतजाज तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से जारी है और आज भी एहतजाज। मेरे साथ एक यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका मुतालबा क्या है, कब तक आप एहतजाज अपना जारी रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम दाऊ मेडिकल कॉलेज के तलबा हैं। हमने ये एहतजाज करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमने इसलिए किया है क्योंकि ये है एक मेरिट बेस मेडिकल कॉलेज जो कराची का टॉप मेडिकल कॉलेज है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए हमें पूरे कराची के मेडिकल स्टूडेंट्स, कोई 10,000 स्टूडेंट्स को कम्पीट करके आना पड़ता है और फिर जाके हमें यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ता है मेरिट पर। लेकिन और हमारे प्रोस्पेक्टस में साफ ये लिखा हुआ है कि 10% इंक्रीज होगी हर साल। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक ये फ़ी वापस से 10% पे ना ले। हमारी 67% इंक्रीज हुई है। ये वो पॉइंट है यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसके वो चार्जेस ज़्यादा ले। देखिए क्या हालत हो रही है इनकी। और जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है तलबा जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उनका यही कहना है कि जब तक इस फीस की वापसी नहीं ली जाएगी जो इजाफा किया है। इन तमाम तलबा में से किसी की बात हुई है ऑफिशियल से, आला हुकाम से, कोई यकीन दहानी कराई गई हो, कुछ कहा गया हो इन्हें? जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका यही कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से ये एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज भी VC ऑफिस जो है उसके सामने एहतजाज था, उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाहर आए और रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी आला हकाम ने इनसे रब्ता नहीं किया और ना ही किसी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इनकी जो फीसों में बेजा इजाफा किया गया है उसे कम किया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स का यही कहना है HSC के रूल के मुताबिक अगर जो 10% फीस में इजाफा होता है वो हो जाती तो इसका मसला नहीं था। लेकिन क्योंकि अब 65,000 की जो फीस सेमेस्टर फीस थी वो 1,12,000 और 1,14,000 कर दिया गया है और ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। बड़े चार्ज हैं, ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर तादाद जो है ख़वातीन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी है और ये सब चार्ज हैं और एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मेन गेट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त कोई भी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। मेन गेट के बाहर जो है ये एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े चार्ज हैं और उनका यही कहना है कि हम इतने टेस्ट दे के यहाँ पे डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हैं और अब अचानक ही इनकी फीसों में जो इजाफा किया गया है ये किसी भी तरीके से इनके काबिल बर्दाश्त नहीं और नहीं बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और बहुत शुक्रिया राजा इमरान, आपने में तमाम तरह से अपडेट किया। अब देखते हैं कि इनसे कब तक कोई बात करता है और उनके मसाइल को हल करने के लिए इन्हें कोई यकीन दहानी कराई जाती है। अब कुछ बात हो जाए सितारों की,
तो मुआशी मुश्किलात को हल करना है, हुकूमत का ये टास्क है। और नई जो सिचुएशन पैदा हो गई है वो IMF को राज़ी करना है। इसी पे बात करने के लिए आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब, ये IMF राज़ी हो के नहीं दे रहा, कब राज़ी होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर। और मुझे तो नहीं लगता कि वो राज़ी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालात है और इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन पर खड़ा नहीं है और फिलहाल मसाइल और मुश्किलात पर पाकिस्तान खड़ा है। अलबत्ता अगस्त के बाद काफ़ी हालात में बेहतरी की इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो मौजूदा हालात में हो सकता है कोई मौजूदा हो जाए, वो एक अलग पेश है। मुझे नहीं लगता है कि ये मौजूदा हालात में ये हुकूमत किसी एग्रीमेंट पे पहुंचेगी और मामलात बेहतर करेगी, ऐसा कुछ मुझे फिलहाल नज़र नहीं आता। तो आगा साहब, अभी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हुई है। दुबई में बैठक लगी हुई है, वहाँ पर क्या मामला तय हो रहे हैं? क्या डील आपस में चल रही है? कुछ आइडिया है आपको? क्या सितारे कह रहे हैं, बन जाएगी वो बातचीत जो हो रही है? बस वो यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान की वापसी के लिए और तमाम मामलात तय हो रहे हैं और निगरान सेटअप और अपनी पसंद की कोई हुक्मरान या अपने पसंद की कोई हुकूमत और मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस वक्त मामलात तय हो रहे हैं। और यकीनी तौर पर इससे मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो रहे हैं और यकीनी तौर पर अब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हुए नजर आ रहा है। अगली हुकूमत अब किसकी बनती देख रहे हैं? फिलहाल क्योंकि जब ये डेट ऐलान होगी तो हतमी राय देंगे। अलबत्ता मैं इस बात पर कायम हूँ कि जहाँ पर अवामी एक खामोशी इंकलाब आएगा और जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में तब्दीली यकीनी तौर पर नजर आती है और हर हाल में नजर आती है। और मुझे लगता है जो मैं पहले गुज़श्ता आपके TV चैनल पे जो पेशगोई करते चला आ रहा हूँ वो यकीनी तौर पर सच होगा। इंशाल्लाह आप भी देखोगी और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। आगा साहब, कराची वाले बड़ी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, मंडी के रेट भी आसमान पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तब्दीली आप कब देख रहे हैं? कुछ मौसम में ठंडक आई ईद पर, कुछ मंडी के रेट गिरे, जानवर लेकर लोग घर जाएं जिनके रह गए? इस हवाले से तो मैंने हिसाब नहीं लगाया है। अलबत्ता मैंने हिसाब ये लगाया ज़रूर है कि कराची में जुलाई के जो महीने हैं अहले कराची के लिए बहुत ही मुबारक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है मौसम तब्दील होगा। और जुलाई और अगस्त से वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम फैसले और अहम काम होने वाला है जो यकीनी तौर पर और आवाम के लिए और खुसूसन अहले कराची के लिए गर्मी का जो मामला है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। सही। तो अब मुझे ये बताइएगा आगा साहब, अभी IMF के साथ तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी वो राज़ी नहीं होगा। अभी मेरी माहिर मुआशियात से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि इसको तो आप छोड़ दें, अभी नई हुकूमत बनेगी वो फिर से IMF के पास जाएगी तब और बड़ा तूफान आएगा। आगे तो देखिए शायद इलेक्शन के बाद जो चीजें नजर आ रही है ना वो बहुत बेहतर नजर आ रही है। मौजूदा हालात में जो चीजें उनसे 1000 गुना बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद बहुत से मामला ठीक होने वाले हैं और पाकिस्तान खुशहाल होने वाला है, पाकिस्तान आगे बढ़ने वाले हैं। सही। और पाकिस्तान की बेहतरी जो है चले जी, अल्लाह करे और आपकी बातें सच साबित हो। मेरे साथ रहिएगा आगा साहब। इस वक्त हमें महकमे मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब, मुझे तो बड़ा गिला है कराची के मौसम से, धोखा देता है। बादल हमें डेली आते हैं, छाए होते हैं, बारिश नहीं होती है। ये यहाँ पर ईद पे बारिश एक्सपेक्ट करेंगे नहीं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए अभी तक वो बादल कराची पे नहीं आए जो वाकई में बारिश बरसाने वाले होते हैं। ये तो सी ब्रीज की वजह से लोकल क्लाउड्स होते हैं, इनमें कोई ऐसी शक्ल नहीं है बारिश बरसाने वाली। तो देखें कुछ इस महीने के आखिर में 29-30 को या पहली को कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लाइट रहनी है फिलहाल कराची के लिए, तो कोई इतना यानी ईद पे हल्की फुल्की बारिश। जी अच्छा आगा साहब, ये जो अब आगा साहब भी मेरे साथ ही, मैं उनसे भी बात करूंगी। मुझे बताइएगा सरदार साहब, ये जो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, मौसम अबर आलूद है, लेकिन हवा खुल कर नहीं चल रही, खब्स भी है, ये कब तक कम होगा? ये देखिए अमूमन उसमें होता है जुलाई में जाके कम होता है, जब सी ब्रीज और स्ट्रांग होती है और विंड्स भी तेज चलती हैं और फिर हल्की फुल्की फुहार जैसे कहते हैं ना ऑन एंड ऑफ होती रहती है और लाइट रेन या फुहार।
तो जुलाई के शुरू होते ही फिर मौसम बेहतर उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि जुलाई का वैसे भी एवरेज दर्जा हरारत आप देखें तो जून के मुकाबले में कम होता है, तो 2 से 3 डिग्री कम, 3 डिग्री तक कम हो जाता है। तो होपफुली कि जुलाई के स्टार्ट होते ही फिर मौसम बेहतर हो जाएगा। ये जो हब्स वाली कैफियत है इसमें कदरे कमी आ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा सरदार साहब, जो पंजाब साइड पे बारिशें हैं वो सिचुएशन बड़ी, हमें कल पता चला है कि पिंडी में भी लोगों के घरों में पानी चला गया, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तो पंजाब साइड पर क्या ये मानसून जल्दी शुरू हो गया जून में ही? ये बुनियादी तौर पे तो प्री मानसून की बारिशें हैं, यानी मानसून तो अमूमन 1 जुलाई के बाद ही स्टार्ट हुआ करता है पाकिस्तान में। आपको पता है 1 जुलाई और 5 जुलाई के दरमियान को 5-7 दिन प्लस माइनस में कर सकते हैं हम। तो अभी तो प्री मानसून शावर्स है, लेकिन है खासे, मतलब स्ट्रॉन्ग एक तरह से फ्लो है, मानसूनल फ्लो ही। तो उसकी वजह से तेज़ बारिश हुई है लाहौर में भी, और उधर आपके ऊपर इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह में भी, और बेशतर जगहों में, पंजाब की बेशतर इलाकों में बहुत तेज़ स्पेल हुआ है, और अगले 3-4 दिन तक रहेगा ये स्पेल इसी तरह से। अच्छा, वजह क्या, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? ग्लेशियर भी पता चल रहा है कि इस दफ़ा जल्दी पिघल रहे हैं। नहीं, ये तो मानसून देखें, पिछले साल भी आपको याद होगा तो प्री मानसून बारिशें जो है पिछले साल तो इससे पहले शुरू हो गई थी, जून के वस्त से शुरू हो गई थी। इस दफ़ा तो जून के आखिरी हफ्ते में जाके शुरू हुई है, कल से शुरू हुई है। तो इसको हम फौरी तौर पे क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मल पैटर्न है कि मानसून शुरू होने से, बाकायदा शुरू होने से पहले एक प्री मानसून तेज शावर्स होते हैं पाकिस्तान में। जब जो हीटिंग असल में पिछले दिनों रही है ना बहुत ज्यादा, वो भी कंट्रीब्यूट करती है उसको मॉइस्चर को पुल करने में जब हीट ज्यादा होती है। अच्छा, कराची में मानसून अब कब एक्सपेक्ट करें हम? मिडिल ऑफ जुलाई और एंड ऑफ जुलाई? हाँ, जुलाई के पहले हफ्ते के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले हफ्ते के आखिर में। सही। अच्छा, अब आखिर में मुझे ये बताएगा कि यानी मैं फिर ये ना तवक्को रखूं कि मंडी गिरेगी बारिश की वजह से? देखिए, मंडी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि कोई इतना ज्यादा इम्कान नहीं है बारिश का फिलहाल कराची में। लाइट रेन हो सकती है, ईद से एक दिन पहले भी और ईद के दिन भी लाइट रेन एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना मंडी के हवाले से कोई डिस्ट्रप्शन हो जाए उस तरह का स्पेल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद सरफराज साहब महकमे मौसमियात से, उन्होंने तमाम तर सिचुएशन बताई है मौसम की कैसी रहने वाली है। आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं। तो आगा साहब, सितारों का अहवाल दीजिएगा, आप उनके लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, आप क्या बताते हैं पाकिस्तानियों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए तो शानदार वक्त, अल्लाह ने चाहा तो जुलाई अगस्त के बाद बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान खड़ा नजर आता है, और यकीनी तौर पर उसके असरात पाकिस्तान में और पाकिस्तान के आने वाले वक्त पर ज़रूर पड़ेंगे। पहले तो हम काफ़ी हद तक परेशान और मायूस और काफ़ी इंतहाई तकलीफदेह हालात में हम लोग थे। अब अल्लाह ताला की ताईद और मदद से यकीनी तौर पर कुछ अच्छे सितारे पाकिस्तान के जायके में दाखिल है, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अलबत्ता सियासी हवाले से दर्जे हरारत बहुत उरूज पर होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम नजर आ रहे हैं। बस ये बातें हैं कि अब आने वाले इलेक्शन के बाद पाकिस्तान अपनी पाँव पर खड़ा होता हुआ एक अच्छा इमेज बनता हुआ बेहतर मुस्तकबिल के तरफ, इस हुकूमत के जाने के बाद, चाहे मुझे नहीं मालूम कौन सा सेटअप आता है, मगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ अपने पाँव पर मुस्तकिल तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह। मेरा जायजा नहीं, आपने आगा साहब बना के दिया, मैं तो इंतजार ही करती रह गई। आगा साहब से रब्ता इस बात पे मुनक़ता हो गया। एनी हाउ, आगा साहब भी ये कह रहे हैं, और बेशतर जितने भी मैंने जितने भी ये टैरो कार्ड रीडर्स हैं या फिर इल्म नजूम जानते हैं उनसे पूछा है, वो यही कह रहे हैं कि जुलाई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है पाकिस्तान का और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आगा साहब, मेरा जायचा रह गया दरमियान में रास्ते में ही। आपके जायचे मैंने तैयार किया है और रेडी है, मैं आज रात आपके जायचे आपको, क्या बात है आपकी, और यकीनन आज आप अपने जायचे देख के फिर नेक्स्ट प्रोग्राम भी बताएगा कि आगा बहिश्ती कितना जबरदस्त और कितना अच्छा जायचा बनाता है। बहुत शुक्रिया आपका आगा बहिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपने अहवाल बताओ का। इसके साथ ही नाज़रीन, दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।